आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वो है गिब्स फ्री एनर्जी। बट गिब्स फ्री एनर्जी को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ कि इस क्लास में हम लोग सिर्फ फीलिंग लेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की कि आखिर गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, बराबर। और कल की क्लास में हम उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखेंगे और उसके बाद की क्लास में हम ये देखेंगे कि आखिर उन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से गिब्स फ्री एनर्जी किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। तो 3 पार्ट्स में इस क्लास को डिवाइड करेंगे। पहला, गिब्स फ्री एनर्जी की फीलिंग लेनी है। दूसरा, हम लोगों को क्या करना है कि ये देखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी के मैथमेटिकल डेरिवेशंस एक्सप्रेशंस क्या हैं। तीसरा, किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बातचीत, आखिर गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट केमिस्ट्री में क्यों आया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और कंसेप्ट्स नहीं आएंगे, आगे और भी कंसेप्ट्स आएंगे, बट आपको नहीं पढ़ना है। आपके लिए अब ये एक आखिरी कंसेप्ट है। पहला आपने क्या पढ़ा अपनी लाइफ में? इंथैल्पी पढ़ा, इंटरनल एनर्जी पढ़ा, आपने एंट्रोपी पढ़ा पिछली क्लास में। इस क्लास में आप गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ रहे हो, आगे और भी आते हैं, है ना, बट वो और आपको नहीं पढ़ने। ये आपकी लाइफ का आखिरी कंसेप्ट है 12th स्टैंडर्ड की थर्मोडायनामिक्स का। आपको बस इतना ही याद रखना है। अब बात है कि इस कंसेप्ट का जन्म क्यों हुआ। तो तुम्हें याद होगा कि हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि FLOT, इस FLOT के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस से, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लिमिटेशंस से हम पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी उस लिमिटेशंस के ऊपर बातचीत कर चुके हैं, तो वापस से फिर से बातचीत नहीं करेंगे। तो वो जो लिमिटेशंस थे, अब आप चाहते हो कि उस लिमिटेशन से आप ओवरकम करो, मतलब उन लिमिटेशंस को दूर करो, उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने के लिए आपने सोचा, मतलब लिमिटेशन क्या था, आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि डायरेक्शन क्या होगी किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है या कोई भी रिएक्शन आप लोगों की नॉन स्पॉन्टेनियस कब होती है। इस पर हम लोग एक गहरा विचार मंथन ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में कर चुके हैं। आज मैं सिर्फ शॉर्ट में इसको समराइज करूंगी ताकि मैं इसको गिब्स फ्री एनर्जी से कोरिलेट कर सकूं, और कुछ भी नहीं। तो ऐसे केस में आपने बहुत सोचा कि आखिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, कब कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। सोचे जा रहे हो। तो सोच कर हमारे जो पूर्वज लोग थे, उन्होंने हमारे सामने कुछ कंसेप्ट्स लेकर आए। जैसे कि उन्होंने हमारे सामने कंसेप्ट नंबर 1 रखा। उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई इस कंसेप्ट को लेकर। उन्होंने कहा कि देखो, पहला कंसेप्ट तो हम ये रख सकते हैं कि हो सकता है अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और उससे बनने वाले प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी कि ओवरऑल मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रही हूँ, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब पुराने ज़माने के जो लोग थे, उनका ये कहना था कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। उन्होंने ऐसा कहा। फिर हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिले जहां पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं थी, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक थी। जैसे बर्फ का पिघलना, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बट क्या बर्फ अपने आप पिघल जाती है फ्रीजर से अगर बाहर निकाल के रखोगे? हाँ, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस भी है। तो वहां पे हमें समझ में आया कि यार, एनर्जी का डिक्रीज होना या फिर सिर्फ एक्सोथर्मिक होना इकलौता या एकमात्र क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को जज करने का। फिर हमने आगे सोचा, अच्छा और क्या करें। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल सोचे, दिमाग लगाया। फिर उनके दिमाग में एक और क्राइटेरिया आया कि अच्छा, हो सकता है कि देखो, इस क्राइटेरिया से हमारी समस्या का समाधान हो जाए। और उन्होंने कंसेप्ट नंबर 2 इंट्रोड्यूस किया। दैट कंसेप्ट नंबर 2 इज आप लोगों का एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस। लग गया ट्रेड? लग गया। थोड़ा अच्छा प्राइस पे नहीं लगा, लेकिन लग गया। चलो ठीक है। अच्छा नहीं लगा मतलब थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि अच्छे प्राइस पर लगे। ठीक है, थोड़ा लास्ट के टाइम पर एक्चुअल में आज फिर लेट हो गए? फ्लक्चुएट कर रहा था। लेट हो गए इसलिए? नहीं, लेट की वजह से नहीं। ठीक है।
मम्मी आज शाम को पालक पनीर बना के भेजेंगी, तो मैं तुम्हें शाम के इसमें वो मुरमुरा प्याज वाला टमाटर वाला कर दूं। अभी? हाँ वही अभी 4 बजे। हाँ ठीक है, उसमें क्या चीज मत डालना, खीरा मत डालना। खीरा नहीं डालना, मुझे याद है। टमाटर डालूंगी, प्याज डालूंगी, मूंगफली डाल दूंगी, ठीक है। और सुनो सेव डाल दूं। हाँ हाँ अच्छा सुनो, 4:15 तक दूंगी। ये एक वीडियो बना रही हूँ, उसको बना लेती हूँ। और सुनो ना, नहा लो ना प्लीज। ठीक है ठीक है। डंकी को ले जाओ, पंखा चालू कर दो। जा डंकी, जा पंखा चालू कर देना। चलो, तो कंसेप्ट नंबर 2 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कंसेप्ट नंबर 2 उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, उस कंसेप्ट नंबर 2 को हमने क्या नाम दिया है पुरानी क्लासेस में? एंट्रोपी। उन्होंने क्या कहा इस एंट्रोपी नामक कंसेप्ट ने, कि अगर कभी भी डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है, अगर डेल्टा एस यूनिवर्स आपका ग्रेटर देन 0 आता है, तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ऐसा उस पर्टिकुलर कंसेप्ट ने कहा। ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, है ना। तो टोटल अभी तक 2 कंसेप्ट आ गए। एक कंसेप्ट आ गया एनर्जी का, और एक कंसेप्ट आ गया आपके एंट्रोपी का। ये दोनों कंसेप्ट मिलकर रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। पहला आया कंसेप्ट एनर्जी का, और फिर कंसेप्ट आया किसका? आपके एंट्रोपी का। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये दोनों कंसेप्ट मिलकर भी स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर पाए? द आंसर इज नो। एनर्जी वाला कंसेप्ट तो हम सभी जानते हैं, पहले फेल हो गया। बट क्या स्पॉन्टेनिटी वाला कंसेप्ट आपके, मतलब एंट्रोपी वाला कंसेप्ट, सॉरी, स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर पाया? द आंसर इज नो। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया? क्या दिक्कत है? हमने नेचर में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस देखी, ऑब्जर्व की, जिनमें आप ये देखते हो, आप ये पाते हो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते वक्त उनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? उन लोगों की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। बट एंट्रोपी डिक्रीज होने के बावजूद दैट रिएक्शंस आर टर्म्ड एज आप लोगों की विच रिएक्शंस? स्पॉन्टेनियस। तो यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई कि हम तो बात कर रहे थे कि डेल्टा एस टोटल आप लोगों का ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, बट हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे सिस्टम का डेल्टा एस लेस देन 0 आता है। सिस्टम का, मेरे एक एक वर्ड से फोकस करना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। सिस्टम का डेल्टा एस ग्रेटर लेस देन 0 आ रहा है, बट फिर भी वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। तो हमने उनसे कहा, अरे भाई स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया क्या है? स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है यूनिवर्स का डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो टेंशन क्यों ले रहा है? सिस्टम का लेस देन 0 आया है ना, कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्स हो सकता है सिस्टम के बाजू में जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग का डेल्टा एस बहुत 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 ज्यादा आया हो, जिसकी वजह से जब आपने सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ऐड किया तो ओवरऑल यूनिवर्स का क्या आया? आपका ग्रेटर देन 0 आया। मतलब इनडायरेक्टली कहानी कुछ इस तरीके से टर्न आउट हो चुकी है अब, कि अगर कुछ रिएक्शंस में सिस्टम का डेल्टा एस लेस देन 0 भी आ रहा है, तो भी उन रिएक्शंस को हम लोग कौन सी रिएक्शन की कैटेगरी में डाल रहे हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कैटेगरी में डाल रहे हैं। क्योंकि जरूर सराउंडिंग के डेल्टा एस में इतना बड़ा पॉजिटिव चेंज आया होगा कि जब हमने सराउंडिंग और सिस्टम को ऐड किया होगा, तो उस वक्त उन दोनों का जो टोटल है, वो पर्टिकुलर टोटल आपका क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन क्या आ रहा है? 0। मतलब कुछ रिएक्शंस जिनके डेल्टा एस लेस देन 0 है, फिर भी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्यों? उनके सराउंडिंग की वजह से। क्योंकि सराउंडिंग में डेल्टा एस क्या रहा होगा? बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव। अगर किसी का डाउट अब इस पॉइंट पे ये रेज हो रहा है कि मैडम अगर सराउंडिंग भी सिस्टम के जैसे निगेटिव हो गया तो देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर डेल्टा एस सिस्टम का निगेटिव है, इसका मतलब उसने अपनी हीट एनर्जी दी होगी, राइट। तो ऑब्वियसली अगर उसने अपनी हीट एनर्जी दी होगी तो सराउंडिंग ने उस हीट एनर्जी को लिया होगा। तो हाउ इट कैन बी निगेटिव? इट कैन बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव, है ना। वो पॉजिटिव ही होगा। कम पॉजिटिव होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा, दैट इज अवर पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, बट पॉजिटिव ही होगा, राइट। एक दे रहा है तो दूसरा ले रहा है, खत्म बात। तो एक नेगेटिव है तो डेफिनेटली दूसरा पॉजिटिव है। द पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट इज
कितना बड़ा पॉजिटिव है, कितना छोटा पॉजिटिव है, दैट इज अवर पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ऐसे केस में आगे बढ़ते हैं अभी फिर। तो इसका मतलब कई ऐसी रिएक्शंस हैं जहां पे आप लोगों का डेल्टा एस सिस्टम का लेस देन 0 आ जाता है, फिर भी वो रिएक्शंस आप लोगों की स्पॉन्टेनियस है। हमने सोचा आखिर ऐसा क्यों, तो कि फिर हमने देखा कि अच्छा जरूर सराउंडिंग में कुछ ऐसा हुआ होगा कि सराउंडिंग का डेल्टा एस सिस्टम के कंपेयर में बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिव रहा होगा। इसकी वजह से यूनिवर्स का डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आ गया, इसीलिए रिएक्शन बोलो क्या बन गई, स्पॉन्टेनियस बन गई। ऐसा हमने बोला, बट तुम्हें नहीं लगता दिस इज वेरी बकवास थिंग? अगर मान लेते हैं मेरा सिस्टम एक कंटेनर है और वो कंटेनर का डेल्टा एस अगर लेस देन 0 आ रहा है और मुझको ये देखना है कि मेरी मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो मैं उस कंटेनर के रिस्पेक्ट में नहीं बता पा रही हूँ। क्यों नहीं बता पा रही हूँ? क्योंकि सिस्टम में तो नेगेटिव आ रहा है बट ओवरऑल तो पॉजिटिव आया। क्यों? मतलब मुझे सराउंडिंग को देखना पड़ेगा, और सराउंडिंग कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं। सिस्टम को छोड़कर जितना भी कुछ बचता है वो सारा का सारा आपका क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। इसका मतलब मेरे एंट्रोपी का गिब्स मतलब एंट्रोपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर एंट्रोपी के टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब करने हम बैठ गए, ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग यानी कि कहूं तो मैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड की, पूरे के पूरे यूनिवर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इज इट पॉसिबल? आस्क योरसेल्फ। हम एक सिस्टम को ठीक तरीके से पढ़ लें पूरी तरीके से, वो ही बहुत बड़ी बात है। सराउंडिंग को पढ़ने चले हम, बताओ। अब मान लेते हैं सिस्टम के एंट्रोपी के घटने या बढ़ने की वजह से सराउंडिंग में कहीं तो चेंज आया होगा, लेकिन किस सराउंडिंग में क्या चेंज आया होगा मुझे कैसे पता चलेगा? सराउंडिंग इज वेरी 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 बिग क्वांटिटी। मैं तो पूरे यूनिवर्स में मतलब मैं जाके ढूंढूंगी क्या कि किस पार्ट में चेंज आया, कहां चेंज आया, कैसे चेंज आया? सो दिस इज अ वेरी फुलिश आइडिया टू स्टडी द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। व्हाई इट इज अ फुलिश आइडिया? क्यों इसको हम लोगों ने फुलिश आइडिया कहा, बताओ? दिस इज अ फुलिश आइडिया बिकॉज in order to learn the spontaneity of a reaction with respect to entropy, we have to consider surrounding, not system. हमें system के अलावा we have to also consider surrounding, and study of surrounding is not at all an easy job. Therefore, this is a very बकवास idea. ठीक है, इस पर्टिकुलर आइडिया को हमने ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया? बिकॉज वी हैव टू स्टडी सराउंडिंग ऑल्सो। हमें सराउंडिंग भी पढ़ना पड़ रहा है ना। हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि सिस्टम अगर लेस देन 0 है तो हम सोचते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस बोल दें, फिर पता चलता है कि नहीं सराउंडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जिसकी वजह से ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 आ गई, तो अब इसको ना आप स्पॉन्टेनियस कह दो। यानी कि मैं सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग पे डिपेंडेंट हूँ। तो ऐसे में सराउंडिंग की स्टडी कर पाना, ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल केस नहीं है। इसीलिए एंट्रोपी का आइडिया बकवास है, उसको हमने छोड़ दिया कि नहीं यार तेरे बस की बात नहीं है स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब करना। मुझे कुछ ऐसे कंसेप्ट की नीड है, एक ऐसे आइडिया की नीड है जो सिर्फ सिस्टम ओरिएंटेड हो। ठीक है, मुझे एक ऐसे कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है जो पर्टिकुलर कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ओरिएंटेड हो, जो किसकी बात करता हो, सिस्टम की बात करता हो कि अच्छा हाँ सिस्टम में ऐसा चेंज हुआ, सिस्टम में वैसा चेंज हुआ, उसको फलाना सराउंडिंग से फलाना यूनिवर्स से ढेला अंतर नहीं हो। ठीक है, तो अब जो कंसेप्ट हमारी लाइफ में एंट्री ले रहा है दैट कंसेप्ट इज बेसिकली आप लोगों का गिब्स फ्री एनर्जी। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है कि क्यों हमें गिब्स फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी? और ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ओरिएंटेड फंक्शन है। मतलब इसको सिस्टम के अलावा सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहो तो सराउंडिंग के टर्म्स में इसको डिराइव कर सकते हो, जो कि हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल मैं मैथमेटिक्स में नहीं जा रही हूँ। बट फिर भी गिब्स फ्री एनर्जी को सिर्फ किससे मतलब होता है? सिस्टम से मतलब होता है। सिस्टम में ऐसा हुआ, सिस्टम में वैसा हुआ, ऐसा हुआ तो स्पॉन्टेनियस, वैसा हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब आपको सराउंडिंग की
आपको यूनिवर्स की टेंशन लेने की तकलीफ भी नहीं करनी है। क्यों करना है यार, चल रहा हो, है ना। ये गिफ्ट फ्री एनर्जी है, सिस्टम ओरिएंटेड टर्म है, और इस गिफ्ट फ्री एनर्जी को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, जी सिंबल से डिनोट करते हैं। बट एक मैं बात बता दूं, आपको इस जी के बारे में कुछ बातचीत पता होनी चाहिए। पहली बातचीत आपको जी के बारे में पता होनी चाहिए कि जिस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमने बातचीत की है ना कि कभी भी हम एग्जैक्ट ई की वैल्यू कितनी है, या फिर यू बोलो, जो भी बोलना है बोलो, कितनी है, हम वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा ई कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही कभी भी हम लोग एस की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम डेल्टा एस कितना है, यानी कि चेंज कितना है, ये कैलकुलेट करते हैं। तो सिमिलरली ये जो अकेला जी अगर मैं लिख दूं ना कि ये बोले इसको जी बोलने का जी, तो जी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी के जैसे। ये एक बकवास है, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस है डेल्टा जी का, कि अगर मैं इस स्टेट से उस स्टेट जाती हूं तो इस स्टेट से उस स्टेट जाने में मेरा गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज कितना आया, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज कितना आया, इस बात की फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इस बात की रत्ती भर की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि जी कितना है, ठीक है। जिस तरीके से फिजिकल सिग्निफिकेंस इस बात की नहीं है ना कि आप लोगों का ई कितना है, एस कितना है, वैसे ही यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस आप लोगों की जी फॉर गोट की नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस किसकी है, डेल्टा जी की है। तो ध्यान रखना, हम कभी भी जी की पढ़ाई नहीं करेंगे, हम किसकी पढ़ाई करेंगे, आप लोगों के डेल्टा जी की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। लाइक इंटरनल एनर्जी, लाइक एंट्रोपी, आप लोगों का गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि जो डेल्टा जी है वो बेसिकली एक कैसा फंक्शन है, वो एक स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है ये तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले मैं लिख देती हूँ, जी का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में कभी पढ़ाई नहीं करते। हम लोग हमेशा किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, हम लोग डेल्टा जी की पढ़ाई करते हैं। हम किसको पढ़ते हैं, वी स्टडी डेल्टा जी। डेल्टा जी का मतलब कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए तो फाइनल स्टेट की जी की वैल्यू और इनिशियल स्टेट के जी की वैल्यू का माइनस। इससे हमको एक बात और पता चल गई, बोलो वो एक बात हमें क्या पता चल गई, कि आप लोगों का गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है ये बेसिकली एक कैसा फंक्शन है, ये एक स्टेट फंक्शन है। अब अगर ये एक स्टेट फंक्शन है तो तुम्हें शायद याद होगा कि जब मैंने तुम्हें स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई भी चीज एक लेट से क्या होती है, आपकी स्टेट फंक्शन होती है, तो उसका अगर आप क्लोज इंटीग्रल निकालो, लिमिट्स वगैरह पुट कर कुरा कर, तो वो कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे भी आएगा। तीसरी चीज जो तुम्हें गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पता होनी चाहिए कि ये एक कैसी प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों की एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव ये भी हम लोग पुराने ज़माने में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आप कम मास लोगे तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी अलग आएगी, उसी सेम सब्सटेंस का ज़्यादा मास लोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी अलग आएगी। सो बेसिकली इट इज़ अ मास डिपेंडेंट क्वांटिटी। बट द पॉइंट इज कि आपने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में इतना तो कुछ बता दिया, बट आखिर गिब्स फ्री एनर्जी है क्या। कहीं भी देखो स्पेलिंग एरर हो ना उसको ठीक कर लेना, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे स्पेलिंग्स नहीं आती, लिखते वक्त मैं ध्यान नहीं देती हूँ। अच्छा, अब बात ये है कि आखिर गिब्स फ्री एनर्जी है क्या। तो मैं कोई लंबे डेरिवेशन में नहीं घुसूंगी, ठीक है, बड़े बड़े हाई फंटुश मैथमेटिकल डेरिवेशन। राइट नाउ हमारा कंसर्न है गिब्स फ्री एनर्जी को समझना। तो चलो हम गिब्स एनर्जी को समझते हैं कि आखिर ये क्या है। इसको समझने के लिए अपनी डे टू डे लाइफ का लेट्स से एक एग्जांपल मैंने लिया। देखो, तुमने हम सभी लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं पैसे जमा वमा करने के लिए, है ना। चलो ठीक है, लेट्स से मेरी 1 तारीख को मेरी सैलरी आई। मुझे सैलरी में मान लेते हैं 10,000 रुपए मिले। ये मेरी 1 महीने की सैलरी है, मुझे 10,000 रुपए मिले, ठीक है। अब 10,000 रुपए का मैं क्या करूंगी,
मान लो घर के जो क्या कहते हैं फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है ना खर्चों में। या फिर मान लेते हैं मैं अपने अकेली, मेरी खुद की एक फैमिली, तो मुझे अपने पैसों को यूज करना पड़ता है फैमिली के खर्चों में, लाइक किराना लाना, बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पेट्रोल का खर्चा, राइट। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको मैं क्या नहीं कर सकती, चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकती। अब खाना खाना तो मैं अवॉइड कर नहीं सकती ना, उसके लिए तो मुझे पैसा खर्च करना ही पड़ेगा कि हवा खा खा के मैं पेट भरूंगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास जो 10,000 की मेरी सैलरी आई, उस 10,000 की सैलरी में मेरे पास खर्चे हैं, ठीक है, और एक मेरे पास है फिजूल खर्चे। व्हाट डू यू मीन बाय फिजूल खर्चे? फिजूल खर्चे मीनिंग कि मैंने क्या किया, आप लोगों का वो पैसा मिंत्रा से शॉपिंग करने में यूज कर रही है ना। मिंत्रा ओपन किया, कपड़ों को देखना शुरू किया, वगैरह वगैरह। अच्छा ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ये हैंडबैग अच्छा लग रहा है, ये फुटवेयर अच्छा लग रहा है। खैर मैं उस कैटेगरी की हूं नहीं, मतलब तुम पाओगे मैं दुनिया की सबसे कंजूस इंसान हूं। तो ऐसे केस में मेरे पास दो चीजें होती हैं, एक पैसे को खर्च करने के, मैं या तो प्रॉपर वैलिड जगह खर्चा करूं, है ना, जहां मेरी बेसिक नेसेसिटी है, खाना पानी बिजली वगैरह वगैरह, या तो मैं फिजूल खर्ची करूं। फिजूल खर्ची मतलब समझ गए ना किसकी बात की जा रही है? बिल्कुल। तो वैसे ही अब हमारे पास जो बॉडी होती है, बॉडी के पास एक टोटल हीट होती है, ठीक है, बॉडी के पास क्या होती है, टोटल हीट होती है। उस टोटल हीट को खर्च करने के भी उसके पास दो तरीके होते हैं। एक तो वो यूजफुल काम करे, यूजफुल खर्चे करे, या तो एक वो फिजूल खर्चे करे, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, मेरे पास मनी है, उस मनी से मैं दो टाइप के खर्चे कर सकती हूँ, है ना। एक मैं नेसेसरी खर्चे कर सकती हूँ जो बहुत ही नेसेसरी है जिंदा रहने के लिए, और एक मैं कर सकती हूँ अननेसेसरी फिजूल खर्चा। मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है हिंदी में अच्छे से, झ उल ऐसी कुछ होता होगा। एक होगा फिजूल खर्चा, मैं ये कर सकती हूँ। तो सिमिलरली आपके पास अगर कोई भी एक सिस्टम है, सिस्टम के पास एक टोटल एनर्जी होती है, उस टोटल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं, है ना। सिस्टम के पास एक टोटल एनर्जी होती है, उस टोटल एनर्जी को हम एंथैल्पी कहते हैं। लेट अस डिनोट दैट एंथैल्पी एज कैपिटल एच। तो उस एंथैल्पी के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि वो क्या करे, यूजफुल वर्क करे, है ना, अच्छा काम करे उस एनर्जी से, या तो वो नॉन यूजफुल वर्क करे, ठीक है। या तो वो यूजफुल वर्क करे, या तो वो कौन सा वर्क करे, आप लोगों का नॉन यूजफुल वर्क करे। जो यूजफुल वर्क होता है ना, इसके और भी अलग अलग नाम हैं। अब जैसे तुम अलग अलग लैंग्वेज की मैं बात करूं, जैसे हिंदी में कहते हैं फिजूल खर्चे, हो सकता है मराठी भाषा में इस फिजूल खर्चे को कुछ अलग कहते हो, पंजाबी लैंग्वेज में कुछ अलग कहते हो। तो सिमिलरली ये जो यूजफुल वर्क है, इस यूजफुल वर्क को मैं क्या कहती हूँ, आप लोगों का यूजफुल वर्क को मैं क्या कहती हूँ, आप लोगों का नॉन एक्सपेंशन वर्क। इसे कौन सा वर्क कहा जाता है, नॉन एक्सपेंशन वर्क। और जो नॉन यूजफुल वर्क होता है, इसको हम लोग कौन सा वर्क कहते हैं, एक्सपेंशन वर्क कहते हैं, है ना। इसे एक्सपेंशन वर्क कहते हैं। अभी तक जो भी तुमने पढ़ाई की ना, कि पिस्टन को अप्लाई किया प्रेशर तो वर्क हुआ, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, उस वाले वर्क को, यानी कि मैं बेसिकली बात कर रही हूँ पीवी वर्क, ठीक है, नॉन यूजफुल यानी कि पीवी वर्क, और एक होता है आप लोगों का नॉन पीवी वर्क। तो ये जो नॉन पीवी वर्क होता है ना, ये जो नॉन पीवी वर्क होता है, या फिर ऐसा मैं कहूँ, ये जो नॉन पीवी वर्क होता है, बस इसी नॉन पीवी वर्क को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की गिव्स फ्री एनर्जी, कि जो टोटल एनर्जी आपको दी गई थी, यानी कि एच, उस टोटल एनर्जी के पास दो ऑप्शंस थे, क्या करना, या तो खर्चे अच्छे वाले करना, या तो फिजूल खर्चे करना। उसके पास दो ऑप्शन थे। अगर वो अच्छे वाले खर्चे कर रही है तो उसको हम लोग कहते हैं टी टाइम्स, टीएस कहते हैं। अब क्यों टीएस कहते हैं उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या होता है, वर्क करना, बेकार वाला वर्क करना। एक क्या होता है, अच्छा वाला काम करना, और एक क्या होता है, आप लोगों का बुरा वाला काम करना। ये दो तरीके होते हैं। तो जब आप टोटल एनर्जी का क्या करते हो, अच्छा काम करते हो, अच्छा काम,
ठीक है, जब आप उस टोटल एनर्जी में से जब आप क्या करते हो, अच्छा काम करते हो, टोटल एनर्जी में आप क्या करते हो, अच्छा काम करते हो, ठीक है, दैट इज जी। और जो बुरा काम करते हो, बुरा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बट मैं बोल रही हूँ बुरा वर्ड, तो ये होती है इक्वेशन, ये होती है इक्वेशन। और इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो उस मॉडिफिकेशन से जी क्या आ जाता है, एच माइनस टी एस आ जाता है। तो मैथमेटिकली इसको हम जी कहते हैं, मैथमेटिकली हम इसको जी कहते हैं। वैसे तो मैंने तुम्हें जी का मतलब बता दिया कि जी आखिर होता क्या है, कि जो हम यूजफुल वर्क करते हैं, ठीक है, जब भी हमारे पास जो भी पैसा आता है, ठीक है, जो भी सैलरी आई, उस सैलरी में से मैं जो पैसा खर्च करती हूँ किसके लिए, यूजफुल पर्पस के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क यू डिड, जो आपने यूजफुल वर्क किया, उस यूजफुल वर्क को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। लेकिन मैथमेटिकली गिव्स फ्री एनर्जी को क्या कहा जाता है, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। अब इसको मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1000 रुपए है, चलो जो 10,000 है। अब मेरा अकाउंट फिलहाल एचडीएफसी में है। अब एचडीएफसी में जो अकाउंट है उसमें लिमिट है कि मैं मेरे अकाउंट का 5,000 रुपए नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि उनके कुछ आरबीआई के लेट से कुछ दिशा निर्देश होंगे कि इससे कम आप मिनिमम बैलेंस अगर आप रखोगे तो फिर आपसे सर्टेन फाइन वगैरह वसूला जाएगा। तो 5,000 रुपए सोचो, मेरे ही है ना, फ्री के तो है नहीं, बैंक वाला तो ना देगा मुझे पैसे, वो मेरे खुद के पैसे हैं, बट फिर भी क्या मैं उस खुद के पैसों को यूज कर पा रही हूँ, क्या नहीं कर पा रही। मेरे अकाउंट में ना 12,000 है, तो 12,000 में से मैं यूज कितना कर पाऊंगी, सिर्फ 7,000, 5,000 नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो बैंक मुझे अलाउ नहीं करेगी निकालना। अगर अलाउ करेगी तो मेरे से फिर फाइन वाइन भी काट लेगी, है ना। तो मैं उसमें से यूज कितना कर पा रही हूँ, टोटल में से यूज तो मैं से 7,000 कर पा रही हूँ और बाकी का 5,000 तो मैं यूज कर नहीं पा रही हूँ। तो जो 7,000 हम यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, जो आपके पास टोटल हीट है ना, जो टोटल एनर्जी आपके पास है, उस टोटल एनर्जी में से आप कितनी एनर्जी यूज कर सकते हो यूजफुल वर्क करने के लिए, दैट इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। या फिर जो टोटल एनर्जी आपके पास है, उस टोटल एनर्जी में से कितनी एनर्जी आपकी यूजफुल है। देखो, क्योंकि मेरे पास भले ही मेरे अकाउंट पे अभी लेट से 12,000 रुपए है, बट क्या वो 12,000 रुपए मेरे लिए यूजफुल है क्या? नहीं। उसमें से यूजफुल सिर्फ कितने हैं? 7,000 रुपए। दैट 7,000 रुपए इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। तो अब इसके नाम के सामने गिव्स क्यों लगाया, हम उसमें बात नहीं करेंगे, हाँ, बट इसके नाम के आगे फ्री वर्ड क्यों लगाया, ये बात तो समझ में आई ना। क्योंकि फ्री मतलब अवेलेबल, फ्री मतलब अवेलेबल, जो चीज हमारे पास अवेलेबल है, किस काम के लिए अवेलेबल है, किस पर्पस के लिए अवेलेबल है, यूजफुल वर्क करने के लिए जो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी भी एक प्रकार की एनर्जी ही है, बट वो एनर्जी जो कि हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। वो 5,000 रुपए मेरे पास अवेलेबल होते हुए भी वो नॉन अवेलेबल है, क्योंकि बैंक अलाउ नहीं कर रही है निकालना, है ना, बैंक अलाउ नहीं कर रही है। तो ऐसे केस में मैं गिव्स फ्री एनर्जी को अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो मैं गिव्स फ्री एनर्जी को डिफाइन किस तरीके से कर सकती हूं, मेरे पास अवेलेबल एनर्जी, ठीक है, आउट ऑफ टोटल एनर्जी, जो मेरे पास टोटल एनर्जी है, उस टोटल एनर्जी में से अवेलेबल एनर्जी किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ यूजफुल वर्क, ठीक है, यूजफुल वर्क के लिए जो एनर्जी, यूजफुल वर्क के लिए जो एनर्जी मेरे पास अवेलेबल है, जिसको मैं यूज कर सकती हूँ टोटल में से, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आपकी गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं, बराबर। और ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन निकल कर आई, मैथमेटिकल इक्वेशन, इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन को कहा जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये वर्ड खैर अगर आप हेल्महोल्ट्ज भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। तो गिव्स फ्री एनर्जी ये एक प्रकार की कैसी है, आपकी एनर्जी है, बट एक ऐसी एनर्जी
जो एनर्जी किस काम के लिए आती है, यूजफुल वर्क को करने के लिए यूज की जाती है और वो अवेलेबल भी होना चाहिए, है ना। अब तुम बोलोगे कि नहीं मैडम वो जो 5,000 रुपये बैंक के पास है ना उसको भी तो मैं यूज कर सकता हूँ अपने घर के खर्चों में। तो देखो घर के खर्च तो असीमित होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो पैसा अवेलेबल नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके को अलाउड है, उस अलाउड में से आप उस अलाउड को अगर आप यूज कर रहे हो किसके लिए, यूजफुल वर्क के लिए, तो आप उसको पर्टिकुलरली क्या कहोगे, आप उसको गिफ्ट फ्री एनर्जी कहोगे। उसको आप क्या कहोगे, गिफ्ट फ्री एनर्जी कहोगे, ठीक है। तो ये कहानी होती है गिफ्ट फ्री एनर्जी की। इसको मैंने कोशिश की है सरल भाषा में समझाने की कि आखिर गिफ्ट फ्री एनर्जी का इंट्रो हुआ क्यों हमारी लाइफ में, क्यों हमारी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही थी, सरल सुंदर, क्यों हमने जबरदस्ती एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया। हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये जो गिफ्ट फ्री एनर्जी हमारी लाइफ में आ चुकी है इसका मीनिंग क्या है। ये मैंने ये डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स को लेके एक्सप्लेन किया कि आप समझ सको कि आखिर किस चीज को आप क्यों कैसे क्या कहते हो। बाकी अब बात आती है मैथमेटिक्स की। गिफ्ट फ्री एनर्जी में बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, टर्म्स, डेरिवेशंस इन्वॉल्व हैं। क्या हम वो सारे मैथमेटिकल टर्म्स, डेरिवेशन, एक्सप्रेशन पढ़ेंगे क्या? उसमें से कुछ तो देखो हमको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है हमें कुछ तो? क्योंकि जब आप वो कुछ तो पढ़ोगे तो उस कुछ तो से आपको स्पॉन्टेनिटी समझ में आएगी। अभी क्या मैंने तुम्हें स्पॉन्टेनिटी समझाई? नहीं, मैंने अभी तुम्हें सिर्फ क्या समझाया, मैंने तुम्हें अभी सिर्फ ये समझाया कि गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या होती है। और कल की क्लास में हम इस गिफ्ट फ्री एनर्जी से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस देखेंगे जो कि हमारी हेल्प करेंगे किस चीज को, स्पॉन्टेनिटी को समझने में, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास को ओवर करते हैं और इस चीज को यहाँ रोकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो उसमें पूछना।